आज हम मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं वो है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर को हम सर्कमफेरेंस के नाम से भी जानते हैं, वो क्या है, कैसे आया, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ एक सर्कल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। एक सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पर भी मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि तुमको कोई समस्या ना आए। दूसरा टॉपिक है एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले हम समझेंगे माइनर और मेजर सेक्टर है क्या, राइट। उसके बाद एरिया कैसे फाइंड करना होता है इसके बारे में भी हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। मेरा मेन फोकस रहेगा कि जो फार्मूले हैं इस चैप्टर में वो तुमको अच्छे से याद हो जाए और साथ ही साथ उनको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अप्लाई करना है इसकी अंडरस्टैंडिंग तुमको हो जाए। तीसरे नंबर पे है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर। आर्क क्या होती है, माइनर सेक्टर की आर्क क्या होगी, मेजर सेक्टर की आर्क क्या होगी, उसकी लेंथ कैसे हम फाइंड करें इसके बारे में भी हम फार्मूला सबसे पहले समझेंगे, किस तरह से निकालना और फिर कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट, सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस क्या है ये भी समझेंगे। साथ ही साथ हम एरिया माइनर सेगमेंट का कैसे निकालते हैं, मेजर सेगमेंट का कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। एक आर्क की लेंथ माइनर और मेजर सेगमेंट की किस तरह से हम निकालते हैं इसके बारे में भी समझने वाले हैं। शॉर्ट में हम पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट इस एक क्लास में कवर करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से तुमको हर पॉइंट को ध्यान से सुनना है ताकि क्लास के अंत तक तुमको हर कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर मतलब किसी भी चीज के चारों तरफ अगर तुम एक राउंड लगा लो तो जितनी डिस्टेंस तुमने ट्रैवल की उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। सिंपल, जैसे मान लो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, इस तरह से अगर इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर मुझे निकालनी है तो यहाँ से ए से मैंने चलना शुरू किया, यहाँ पे गया, बी पॉइंट पे पहुँचा, बी से सी पे गया, सी से डी से पहुँचा और डी से फिर से ए पे पहुँच गया। तो जो डिस्टेंस मैंने ट्रेवल की यहाँ, 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 इन चारों डिस्टेंस को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मुझे इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा। पेरी मतलब चारों तरफ, मीटर मतलब समझ लो मेजरमेंट ना, किसी चीज के चारों तरफ का जो मेजरमेंट होता है उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। अब पेरीमीटर एक ट्रायंगल का भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करा, करेक्ट। इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से चलूंगा, किसी भी एक पॉइंट से चलना शुरू करो, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो टोटल जो लेंथ मैंने ट्रैवल की उसी को हम पेरीमीटर इस ट्रायंगल का बोल देते हैं, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल था। अब सर्कमफेरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लेते हैं। जैसे एक सर्कल है, सर्कल एक 2D फिगर होता है, जैसा मैंने इसके पहले की कई क्लासेस में बताया। और स्फेयर, जैसे क्रिकेट बॉल है वो एक स्फेयर है क्योंकि वो 3D फिगर है, राइट। अगर उसको मैं बनाना चाहूँगा तो एग्जैक्टली यहाँ बना नहीं सकता, उसके आगे का पोर्शन बनाऊंगा तो पीछे का छूट जाएगा, लेकिन 2D फिगर को तुम प्रॉपरली बना सकते हो। तो सर्कल ये है, इसको मैं बना सकता हूँ, ठीक। इतनी बात समझ में। स्फीयर 3D फिगर होता है जिसको तुम किसी तरह से बनाते हो बट एग्जैक्टली तुम नहीं बना सकते, आगे का सरफेस बनाओगे तो पीछे का छूट जाएगा। लेकिन सर्कल में ऐसा नहीं है। सर्कल में जैसे मैंने ड्रॉ किया तो इसका पूरा सर्कल ये है और इसके अंदर का एरिया भी मैंने प्रॉपरली पूरा ड्रॉ किया, डन। तो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड आई स्फीयर, करेक्ट। तो चलो मैं बात कर रहा था पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस के बारे में। तो अब सर्कमफेरेंस, यहाँ से मैं चला, चलते चलते यहाँ पे गया और उसके बाद फिर से इसी पॉइंट पे अगर मैं पहुँच जाता हूँ तो ये क्या हुआ, इस सर्कल का पेरीमीटर हुआ। लेकिन सर्कल के लिए हम इसको एक दूसरा नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो पेरीमीटर को ही हमने सर्कमफेरेंस का नाम दे दिया इन केस ऑफ अ सर्कल, डन। अब ये सर्कमफेरेंस जो होता है और उसके डायामीटर में क्या रिलेशनशिप है ये हम समझने वाले हैं। देखो आज हमारे चारों तरफ बहुत से सर्कल हमको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर सर्कल तुम देखो तो एक साइकिल है ना, तो भी एक सर्कल ही है,
एक बाइक है, बाइक का जो व्हील है वो भी एक सर्कल है, राइट। अगर एक कार है तो उसका टायर जो है वो भी एक सर्कल के जैसा है, करेक्ट। तो इसका मतलब सर्कल हमारे आसपास बहुत से मौजूद हैं। अगर बहुत से सर्कल मौजूद हैं तो हमको ज़रूरत पड़ जाती है उनके एरिया को निकालने की, उनके सरकमफ्रेंस को निकालने की। अगर छोटा हिस्सा लें यानी आर्क को निकालने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इन बातों को निकाल सकते हैं तो ऑब्वियसली हम उनको परफेक्ट बना भी सकते हैं। आज हम सर्कल को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है शायद ये बड़ी आसानी से बन गया होगा, लेकिन इसकी एक हिस्ट्री है। सर्कल, एक परफेक्ट सर्कल इतना आसानी से नहीं बना। धीरे 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 ह्यूमन ने थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस किया, थोड़ा थोड़ा सीखा, तो फाइनली उनको ये पता चला कि अगर एक मुझे सर्कल बनाना है तो डायामीटर, अगर फॉर एग्जांपल 7 यूनिट मैं लेता हूं, डायामीटर 7 यूनिट लेता हूं, तो मुझे सरकमफेरेंस 22 यूनिट लेनी पड़ेगी। अगर इस रेशियो में मैं एक सर्कल बनाता हूं तो सर्कल परफेक्ट होगा, अन्यथा परफेक्ट सर्कल नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अब इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। जैसे मुझे एक सर्कल बनाना है, एक परफेक्ट सर्कल बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करी और मैंने माना कि ये 7, फॉर एग्जांपल हमारे केस में 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब मुझे एक यहां से मैं चलना शुरू किया, इस तरह से मुझे ये डिस्टेंस बनानी है, इस तरह से यूं बनानी है डिस्टेंस, यूं। अभी तो यहां पे इतना परफेक्ट नहीं बन पा रहा ये, तो इस तरह से हमको बनाना है कि ये 7 है तो इसकी जो सरकमफेरेंस है 22 सेंटीमीटर हो। समझ में आई बात? यानी कि ये 22/7 सेंटीमीटर का अगर रेशियो रहेगा तो हमेशा परफेक्ट सर्कल बनेगा। अब इसको तुम छोटा बनाना चाहते हो, बड़ा बनाना चाहते हो, इसी रेशियो में बढ़ा या घटा सकते हो। मान लो इसको तुम और बड़ा बनाना चाहते हो, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, 2 से इधर, तो ये हो गया 44 और ये हो गया 14, यानी 44 डिवाइडेड बाई 14 का रेशियो, कैंसिल करोगे 22/7 का रेशियो आएगा। यानी अगर तुमको एक परफेक्ट सर्कल बनाना है तो 7 या 22:7 का रेशियो होना चाहिए, या नीचे से देखो तो 7:22 का रेशियो होना चाहिए। डायामीटर 7 सेंटीमीटर है तो उसकी सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर अगर होगी तो एक परफेक्ट सर्कल बनेगा। अगर ऐसा नहीं होगा, ये रेशियो अगर तुमने नहीं यूज किया तो तुम्हारा सर्कल कुछ गड़बड़ सा हो जाएगा। देखो ये ओवल शेप हो जाएगा या कुछ इस तरह से हो जाएगा। और तुमको पता है कि अगर कोई परफेक्ट सर्कल नहीं है, ये मान लो बाइक में परफेक्ट सर्कल नहीं है इस तरह से, तो बाइक कैसे चलेगी? लुढ़कते हुए इस तरह से चलेगी। तो परफेक्ट सर्कल बनाना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आई? हमको यहाँ से आई कि 22:7 का रेशियो अगर रहे, यानी 22 अगर सरकमफेरेंस है तो डायामीटर 7 होना चाहिए। अब इसी रेशियो में घटा भी सकते हो, अगर छोटा सर्कल बनाना है बढ़ा भी सकते हो, अगर बहुत बड़ा सर्कल बनाना है, करेक्ट ना? तो ये हमको धीरे धीरे बातें समझ में आई। तो इसका मतलब अगर मैं लिखूं यहां सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर, राइट, तो मैं यहां पे लिखूंगा 22/7, करेक्ट। तो मुझे एक परफेक्ट सर्कल मिल जाएगा। अब हम जानते हैं कि 22/7 को हम पाई बोलते हैं, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इर्रेशनल नंबर का मतलब हुआ 7 हमने लिया सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर की मैंने सरकमफेरेंस बनाई। लेकिन नो मैटर हाउ एक्यूरेटली वी मेजर, वी ऑलवेज मेक एन एरर, राइट। तो इसका मतलब 22/7 एग्जैक्टली तो हम कभी भी मेजर नहीं कर पाते क्योंकि ह्यूमन एरर हो ही जाती है। तो इस पाई की वैल्यू तुम अब जानते हो कि ये इर्रेशनल नंबर है, यानी डिसिमल पॉइंट के बाद तुमको कोई रिपीटेशन नहीं मिलेगा, नंबर ऐसे चलता जाएगा। लोगों ने 10-10 हज़ार तक इसकी वैल्यूज याद करके एक रिकॉर्ड भी बनाया है पाई की वैल्यू, राइट। अब तो ये तो समझिए अप्रॉक्सीमेट भी करोगे तब भी सर्कल बन ही जाता है। तो 22/7। अब इसकी एक वैल्यू और होती है जो अप्रॉक्सीमेट ही होती है, 3.14 होती है, करेक्ट। तो 22/7 को डिवाइड करोगे तो 3.14 अप्रॉक्सीमेट आएगा। ये भी अप्रॉक्सीमेट है। पाई एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होती है, ये कभी भी खत्म नहीं होती। तो चलो, अभी तक तुमको इतनी अंडरस्टैंडिंग जरूर हो गई होगी कि परफेक्ट, ऑलमोस्ट पूरी परफेक्ट
पूरी तरह से नहीं होगा लेकिन फिर भी परफेक्शन के पास रहेगा, तब भी एक सर्कल हमको मिल जाएगा और हम आसानी से उसका यूज कर सकते हैं। करेक्ट। अच्छा, 22/7 या 3.14 लगभग ये पाई की वैल्यू होती है। डेट। अब एक चीज इंटरेस्टिंग बताता हूं तुमको, 3.14 यहां पे 14 है, यहां पे 3, यानी 14th ऑफ मार्च को पाई डे भी मनाया जाता है। देखो 14th ऑफ मार्च यहां से लिया गया, 14th ऑफ मार्च का महीना कौन सा होता है? 3rd, राइट। तो 14th ऑफ मार्च को पाई डे भी मनाया जाता है। चलो, ये तो बातें हुई पाई के बारे में, पाई का रहस्य, पाई की बहुत सी चीज़ें, आज भी इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करने की कोशिश की जा रही है, कंप्यूटर से इसकी वैल्यूज़ फाइंड की जाती हैं, बट अभी भी इसकी वैल्यू एग्जैक्ट क्या है वो पता नहीं चल पाई। तो हम जो यूज़ करते हैं वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ करते हैं। अच्छा, तो फाइनली हमको ये पता चल गया कि पाई की वैल्यू लगभग 22/7 और या 3.14 होती है, राइट। तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं पाई लिख सकता हूँ, लगभग वाली, डन, लिख सकता हूँ। अच्छा, अब देखो कि अगर मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया तो यहां से सेंटर से जो भी डिस्टेंस ये होगी इसको हम क्या बोलते हैं? इसको ऑब्वियसली हम रेडियस बोलते हैं। सेंटर से जो सर्कमफेरेंस है उसकी एज पे अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल की रेडियस होती है। करेक्ट। और हम जानते हैं रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। करेक्ट। तो इसका मतलब जो भी रेडियस ये होगी, ये होगी, ये होगी, सब के लेंथ इक्वल होगी। डन, ये बात भी हम जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया तो ये रेडियस हुई, और इधर अगर लाइन ड्रॉ किया तो ये रेडियस हुई। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो ये क्या हुई? ये तो डायमीटर हुई, राइट, डायमीटर हुई। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट लेंथ होती है जो सेंटर से पास होती है, उसी को हम बोलते हैं डायमीटर। करेक्ट। तो इसका मतलब डायमीटर की जगह मैं लिख सकता हूं सर्कमफेरेंस जो है इसको c से दिखा दूं, और डायमीटर की जगह r और प्लस r में 2r लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ऑब्वियसली लिख सकता हूं। अब इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूंगा तो c बराबर इधर कर दूंगा तो 2πr, मैंने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या आ गया? 2πr। r क्या है? यहाँ पे रेडियस है। सर्कल की रेडियस छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, उसी हिसाब से जो सर्कमफेरेंस है वो भी बड़ा या छोटा होगा, उसको होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि एक परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए रेशियो यही मेंटेन रहना चाहिए 22/7 का। करेक्ट। तो फाइनली तुमको फार्मूला ये रट लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है, c = 2πr। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला हमने फाइंड कर लिया, या जिसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। समझ में आया? इतनी हिस्ट्री के बाद आई गेस यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली हाउ टू फाइंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बाय यूजिंग दिस मेथड। तो अंडरस्टैंडिंग भी आ गई होगी कि कैसे ये फार्मूला बना, और साथ ही साथ ये फार्मूला भी अब तुमको ध्यान में रहना चाहिए कि सर्कमफेरेंस का क्या फार्मूला होता है। करेक्ट। तो चलो मैं यहां पर लिख देता हूं सर्कमफेरेंस का फार्मूला। तो c = मैं लिख सकता हूं 2πr। तो पहली चीज जो यहां पे लिखी हुई है वो हमने सॉल्व कर ली। अब बात आती है कि एक सर्कल का एरिया हम कैसे निकालें। करेक्ट। एरिया क्या होता है? अगर एक सर्कल का एरिया तुम फाइंड करना चाहते हो तो मान लो कोई सर्कल वाली चीज है, उसके चारों तरफ एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर दो, और बाउंड्री लाइन जैसे ही ड्रॉ करोगे तो ये अंदर का जो पोर्शन है इसी को हम एरिया बोलते हैं। करेक्ट। अब एरिया हमने कैसे निकाला, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। तो चलो समझते हैं। अगर मैं यहां पे ये सेंटर मान लो O सेंटर है और यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं तो तुम ये बोल सकते हो कि ये सेंटर से लाइन ड्रॉ हो रही है तो ये डायमीटर है। करेक्ट। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? अब तुम बता सकते हो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली r होगी जो कि रेडियस है, राइट, और इधर भी r ही होगी। तो ये एक सर्कल हमको मिला, और ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये 22/7 के रेशियो में है। तो एक अप्रोच हम इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? यहां से यहां तक क्या है? सर्कमफेरेंस 2πr है। करेक्ट। अगर मैं यहां से यहां तक बात करूं ये क्या है, तो तुम बोलोगे ये होगा πr। क्यों होगा? और ये क्या होगा? πr। क्यों होगा भाई? क्योंकि देखो ये आधा है ना, यहां मान लो A से B पॉइंट, अगर मान लो यहां पे मैं C भी रख देता हूं, ये D, तो ACB की जो वैल्यू होगी वो πr होगी, क्योंकि पूरी 2πr है,
पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, तो आधे सर्कल की डिवाइड कर दोगे, कितना हुआ पाई आर। तो इसका मतलब यहाँ से चलोगे यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, पाई आर होगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, पाई आर होगी। ठीक है, आधा किया तो पाई आर ही होगी। अब हम एक दूसरी चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं कुछ हिस्सों में। ये डिवाइड किया हमने, ठीक, उसके बाद यू डिवाइड किया, उसके बाद यू डिवाइड किया। ठीक है, हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं ये एक हिस्सा केक के जैसा बन गया, ये देखो, है ना, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां। ठीक है, इस सर्कल को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं। अब हर पार्ट को मैं यहाँ पे उठाता हूँ, ठीक है, और इसको इस तरह से अरेंज कर देता हूँ, यू यू। ठीक, ये कौन सा है, पहला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। तो ये क्या है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ये तो रेडियस है, इसका मतलब ये तो आर है यहां से यहां तक, करेक्ट ना, है कि नहीं, क्योंकि इसी चीज को मैंने ऐसे उठाया, उठा के यहां पे लाके रख दिया। अब इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को मैं अरेंज करूंगा। ठीक है, तो दूसरे वाले पार्ट को ये मैंने अरेंज किया और यूं अरेंज कर दिया। इसी तरह से मैं तीसरे वाले पार्ट को अरेंज करूंगा और इस तरह से यहाँ पहुँच गया। अब चौथे वाले पार्ट को हमने लिया और इसको अरेंज किया, यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, चारों पार्ट इधर वाले अरेंज कर। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, पाई आर थी। तो 1 2 3 4 इन चारों पार्ट को अगर अरेंज कर दिया तो यहाँ ये जो दूरी है ये कितनी होगी, पाई आर होगी। तो मैं यहाँ पे पाई आर लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पाई आर, क्योंकि सेम चीज़ को ही तो हमने पीसेस में करके यहाँ पे रखा, करेक्ट, तो पाई आर हो गई, डन। अभी पांचवें वाले हिस्से को मैं क्या करता हूँ, ला के इसको कट करके इसके अंदर घुसा देता हूँ। घुसाऊंगा तो ये पांचवा पार्ट हो जाएगा, राइट, जो जगह बची है ये क्या हो जाए, छठवां पार्ट हो जाएगा। ठीक, ये अपना सातवां पार्ट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जो बचा है ये अपना 8वां पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो सारे हमने अरेंज कर दिया। इधर क्या होगा, ऑब्वियसली इधर भी पाई आर होगा, ये डिस्टेंस पाई आर ही होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जब पाई आर है, यहाँ पे अरेंज करूँगा तब भी पाई आर ही रहेगी ना। किसी चीज़ को अगर 10 हिस्सों में तोड़ दोगे तो बड़ी वाली चीज़ के बराबर ही होगी, करेक्ट। तो इसका मतलब इस तरह की शेप आ गई, डन। अभी शेप को देखो, समव्हाट, लगभग ये एक आयत के जैसे, एक रेक्टेंगल के जैसे दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा तिरछा है, करेक्ट ना, ये है समस्या। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैंने किया और यहाँ पे इस तरह से मैंने किया। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो ये तो ऐसे कर्व्ड नहीं लग रहा है, ये तो एकदम फ्लैट लग रहा है, राइट। यहाँ से मैं एक पतली सी, बिल्कुल पतली सी पट्टी काटूं, एकदम बिल्कुल पतली सी पट्टी काटूं इस तरह से, राइट। तो देखो ये वाला एरिया देखो एक रेक्टेंगल के जैसे हो गया कि नहीं, राइट, हुआ कि नहीं, रेक्टेंगल एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट रेक्टेंगल के जैसे दिख रहा है, देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, करेक्ट। इसका मतलब अगर मैं हर पीस को बहुत छोटी 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 स्लाइसेस में काटूं, ढेर सारी पतली 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 स्लाइसेस में काटूं, तो एकदम बिल्कुल रेक्टेंगल के जैसे आएगा। फिर उसको जब मैं अगर सजाऊंगा इस तरह से, मान लो अब ढेर सारी मैंने स्लाइसेस काट ली, बहुत पतली पतली स्लाइसेस मैंने काट दी, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इस तरह से। तो पतली पतली मैंने ऐसे स्लाइसेस ढेर सारी यहाँ पे कट कर ली, ठीक। अब यहाँ गिन नहीं रहा हूँ कि कितनी स्लाइसेस, मैंने ढेर सारी स्लाइसेस काटी। अब उसको अरेंज किया तो हमको इस तरह के स्ट्रक्चर मिला। अभी भी सारी सिचुएशन वही है, ये आर होगा इस साइड में और ये होगा पाई आर होगा और ये होगा पाई आर होगा, करेक्ट ना, पाई आर हुआ। अच्छा, एक रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, करेक्ट। तो लेंथ यहाँ पे क्या है, लेंथ अगर देखो तो ये पाई आर लेंथ है और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ ये है, ठीक। तो अगर मैं लेंथ और ब्रेथ का गुणा करूं तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो चलो गुणा कर लेते हैं। लेंथ यहाँ पे हो गई, एक रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला अगर मैं निकालूं, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की जगह यहाँ पे पाई आर है और यहाँ ब्रेथ की जगह आर है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इसका आया पाई आर स्क्वायर। अगर इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है तो क्या इसके एरिया के बराबर नहीं होगा,
ऑब्वियसली होगा, क्योंकि हमने गोले को ही तो कट करके ये किया। अगर किसी बड़ी चीज़ को काट काट के छोटा कर दोगे तो उसका वजन तो वही रहेगा ना, करेक्ट ना, उसका एरिया भी सेम रहेगा। अगर तुमने कट किया, छोटे छोटे पीसेस में किया, दूसरा शेप दे दिया, लेकिन एरिया तो सेम रहेगा। इसका मतलब ये जो एरिया बराबर है इस सर्कल के एरिया के। ये है लॉजिक कि हमने कैसे कितना स्मार्टली फाइंड किया एक सर्कल के एरिया को। तो अब ये तो समझ गया कैसे एरिया आया सर्कल का। तो सर्कल का एरिया का फार्मूला हमको मिला, एरिया किसका, सर्कल का फार्मूला हमको मिल गया पाई आर स्क्वायर, जहां पे पाई आर क्या है, आर क्या है, रेडियस है, और पाई की वैल्यू तुम जानते ही हो 22/7 या 3.14 अप्रोक्सीमेट। तो इस तरह से हमने सर्कल का एरिया भी फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ अपने स्मार्ट मेथड से। डन। अब बात आती है कि अगर हम एरिया फाइंड कर रहे हैं किसी सर्कल का, तो कोई सर्कल छोटा होगा, कोई सर्कल बड़ा होगा, कोई बहुत बड़ा होगा, कोई बहुत छोटा होगा, नो इश्यूज। हम सिर्फ आर ही तो वेरी करेगा। जैसे आर छोटा है तो सर्कल छोटा, आर बड़ा है तो सर्कल बड़ा, राइट ना। तो आर की वैल्यू हम रखते जाएंगे और उसके हिसाब से हम एरिया फाइंड करते जाएंगे। डन। अब देखो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं एक सर्कल बना लेता हूं और आगे के पॉइंट को अब हम डिस्कस करने वाले हैं, एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल मैंने बनाया, लिस्ट से ये सर्कल हमने बना लिया, ठीक। यहां पे इसके सेंटर, ये सेंटर है इसका, राइट। सेंटर से मैंने एक लाइन खींची, सेंटर से अगर मैं एक लाइन खींचूंगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली रेडियस बोलेंगे, राइट। और यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो इसको भी रेडियस बोलेंगे। ये रेडियस इस रेडियस के बराबर होगी, यहां दिख नहीं रही, लेकिन जब तुम कंपास से बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये इसके इक्वल दिखेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये इक्वल है। दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है, छोटा वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। यानी दो रेडियस की हेल्प से जो एरिया मिलता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो ये क्या हुआ, एक सेक्टर। अच्छा, दो रेडियस इधर है लेकिन एक बड़ा एरिया भी तो इधर दिख रहा है, देखो ये वाला एरिया भी दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर माने बड़ा वाला, और तो माइनर और मेजर सेक्टर हमको समझ में आ गया। देखो सेक्टर का मतलब होता है दो, जो रेडियस है उसके बीच का एरिया, राइट ना, या उससे घिरा हुआ एरिया। अब इस साइड में इधर घिरा है, इस साइड में इधर घिरा है, तो छोटे वाले को माइनर और इसको हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। अगर मुझे माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, तो मेरी क्या अप्रोच होगी, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। अच्छा, तुम ये जानते हो कि अगर किसी जगह तुम एक पॉइंट से घूम के फिर से उसी पॉइंट पे आ जाते हो तो कितने डिग्री का एंगल बनाते हो, 360 डिग्री, 360 डिग्री, राइट ना। अच्छा, अगर मान लो तुम यहां से चलते हो और यहां से घूम के फिर से यहां पे पहुंच जाते हो तो कितने डिग्री का एंगल बनाना है, ऑब्वियसली तुमने 360 डिग्री का एंगल बनाया, करेक्ट। अब ये तो बन गया सर्कल। एक सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यानी तुम क्या ये बोल सकते हो कि 360 डिग्री अगर तुम एंगल बनाते हो तो कितना एरिया कवर करते हो, पाई आर स्क्वायर के बराबर, एक सर्कल के बराबर, ठीक बात। अच्छा, ये मान लो तुम थीटा एंगल बनाते हो, यानी यहां से यहां पे चलते हो, तुम यहां से ये चलते हो यहां तक, फिर यहां चलते हो और फिर यहां पे पहुंच जाते हो, तो तुमने इतना एरिया कवर किया और तुम इंटरेस्टेड हो कि इसका वैल्यू तुम फाइंड कर लो। तो ये यहां पे चले, तुम यहां पे चले और उसके बाद यहां पे, या ऐसे सोचो ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन ऐसे चलती है जैसे घड़ी की सुई चलती है, यहां पे चलते 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 यहां पे पहुंच गई, राइट। तो इसने थीटा एंगल ट्रेवल किया, जैसे घड़ी की सुई है, मान लो ये घड़ी की सुई है, तो घड़ी की सुई ये मान लो थीटा एंगल ये बनाया, तो कितना एरिया इसने कवर किया तुम ये फाइंड करना चाहते हो। 360 डिग्री पे पाई आर स्क्वायर बनता है, तो 1 डिग्री पर कितना बनेगा, यूनिटरी मेथड, तो तुम बोलोगे पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360, राइट। तो मैं बोलूंगा कि थीटा डिग्री पे कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लिखोगे पाई आर स्क्वायर 360 डिवाइडेड बाई
थीटा, राइट, यही ना, इस तरह से तुम कर दोगे। अब ये कैसे है इसको समझो, बड़ा सिंपल सा मेथड है, यूनिटरी मेथड तुम जानते होगे। देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर 20 एप्पल की कीमत 40 रुपए है, 20 एप्पल की कीमत 40 रुपए है, तो 6 एप्पल की कीमत कितनी है? ठीक है, ये पूछ रहा हूं तुमसे कि 6 एप्पल की कॉस्ट क्या है। तो तुम कैसे करते हो, 20 एप्पल की कीमत ऐसे ही करते हो, 20 एप्पल की कीमत 40 रुपए है, राइट, तो 1 एप्पल की कीमत 40 डिवाइडेड बाई 20 होगी, राइट, तो 6 एप्पल की कीमत, अब इसमें मल्टीप्लाई करते हो, राइट ना, तो मल्टीप्लाई करोगे, सेम वही फॉर्मेट है, देखो 360 पे इतना, तो 1 पे निकाल लिया, फिर उसके बाद जितने पे निकालना उसको मल्टीप्लाई, सेम उसी तरह से अप्रोच। तो इसको तुम करोगे 2 दूनी 4 और 2 छंग 12 रुपए आ गया। उसी तरह से यहाँ पर सेम अप्रोच यूनिटरी मेथड की हमने यूज की और हमने फार्मूला बना लिया। तो थीटा अगर एंगल चलेगा, कोई भी पर्सन या कोई भी चीज चलेगी तो कितना एरिया कवर करेगी, माइनर सेक्टर की इतना। तो हमारे पास फाइनल आ गया माइनर सेक्टर का एरिया का फार्मूला, ये हो गया पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा। थीटा ये एंगल है, एंगल दिया होगा यहाँ पे रखना और इस माइनर सेक्टर का एरिया तुम निकाल लोगे। तो देखा कितनी आसानी से हमने समझ लिया। अब इसी अप्रोच पे सारे फार्मूले बने हैं जो कि हम रटते हैं और हमको लगता है कि कुछ नए फार्मूले आ गए, नई चीजें आ गई हैं, बिल्कुल लॉजिकल चीजें। और देखा लॉजिकली कैसे फार्मूले आ रहे हैं ये भी तुमने समझा, राइट। अब बात आती है कि हम मेजर सेक्टर का फार्मूला कैसे निकालें। तो एक रास्ता है कि अगर मेरे पास पूरे सर्कल का एरिया पता हो, पूरे सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है, राइट, उसमें से माइनर सेक्टर का हमको पता हो, माइनर सेक्टर का ये हो गया पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा, राइट, तो भी हम निकाल सकते हैं मेजर सेक्टर का एरिया, करेक्ट। एक अप्रोच तो ये हुई, मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं भाई। देखो पूरे का हमको पता है, उसमें से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो बाकी तो मेजर सेक्टर ही बचेगा। तो ये फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इस फार्मूले की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट फटाफट रखो और आंसर निकाल लो, करेक्ट ना। अब देखो ये तो समझ लिया, एक दूसरी भी अप्रोच है। तो इस चीज को जो फार्मूले हमने बनाए, चलो पहले यहां पे लिख देता हूं, माइनर सेक्टर का शॉर्ट में लिख रहा हूं एरिया अगर हम निकालते हैं तो हमने फार्मूला सीखा पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा, राइट। और एक दूसरा भी हमने सीखा, अगर मेजर सेक्टर का हमको निकालना है तो एक अप्रोच और भी हो सकती है, ठीक है, एरिया निकालना है तो हमको अगर पूरे सर्कल का एरिया ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में तो उसको मैं रखूंगा, और उसमें से माइनर सेक्टर वाला अगर दिया गया है या नहीं दिया गया, थीटा वगैरह दिया गया है, तो उसको रख के भी हम निकाल सकते हैं। तो ये भी फार्मूला हो गया, डन ना। अब देखो एक दूसरी अप्रोच है, देखो ये थीटा है तो एक सर्कल बनता है तो कितना एंगल बनता है 360। तो ये यहां से देखो, यहां से यहां तक कितना है 360, ये थीटा है तो ये वाला ऑब्वियसली 360 माइनस थीटा होगा कि नहीं, यानी 360 में से थीटा घटा दोगे तो बाकी का यही एंगल बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ ऑब्वियसली बचेगा, राइट ना। तो देखो अभी बहुत वैसे सेम अप्रोच, देखो हम जानते हैं 360 डिग्री चलने पे हमको पाई आर स्क्वायर मिलता है, एरिया का, एरिया सर्कल का मिलता है। तो 1 डिग्री पे चलेंगे तो 5 पाई आर स्क्वायर अपन 360 मिलेगा, राइट। अगर मैं 360 माइनस थीटा चलूं, 360 माइनस थीटा चलूं तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई आर स्क्वायर 360 और यहाँ पे 360 माइनस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, थीटा यहाँ का दिया रहेगा और एरिया यहाँ का पूछा जा रहा है, तो ये फार्मूला तुम लगा देना, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अपना एरिया मेजर सेक्टर का अगर तुमको एरिया निकालना है तो एक फार्मूला ये भी है, पाई आर स्क्वायर 360 इंटू 360 माइनस
थीटा। ठीक है, ये भी कर सकते हो, डन ना? हाँ ऑब्वियसली कर सकते हो। तो देखो फार्मूले ज्यादा होने से नहीं घबराने का, फार्मूले समझ में आने चाहिए कि कैसे आ रहे हैं, बाकी फार्मूले बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। अगर तुम्हारी अप्रोच इस तरह से होती है जैसे मैं बता रहा हूं तो फार्मूले याद हो जाएंगे। देखो 360 पे पाई आर स्क्वायर होगा तो थीटा पे कितना होगा, 360 पे पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, तो 360 माइनस थीटा पे कितना होगा, तो फार्मूले तो यहीं से आ जा रहे हैं ना। तो इस तरह से समझोगे तो और बेहतर ढंग से तुम समझ पाओगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारा मेजर सेक्टर की बात हो गई, राइट। अब आर्क की बात करते हैं। जैसे मान लो ये आर्क की लेंथ हमको पता करना है, ये वाली हमको पता करना है, राइट, ये लेंथ पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, देखो हम जानते हैं अगर मैं यहां से चलूं और यहां से पूरे सर्कल पे चलूं तो पेरीमीटर कितना होगा 2 पाई आर, यानी 360 डिग्री चलने पे 360 डिग्री अगर मैं चलता हूं तो कितना सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर होगा। ये पूरी लेंथ क्या होगी 2 पाई आर होगी, किनारे किनारे चलने पे, करेक्ट है। तो 360 पे 2 पाई आर होगी तो 1 डिग्री पे कितनी होगी, ऑब्वियसली 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 होगी। तो थीटा पे कितनी होगी, 360 पे अगर इतना है तो 1 डिग्री पे इतना होगा, तो थीटा पे हमको निकालना, ये क्या है, ये तो थीटा ही है ना, थीटा के अंदर का ही है, तो थीटा पे कितना, तो यहाँ पे थीटा रख दो। लो देखो एक नया फार्मूला बन गया, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 इंटू थीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क, कौन सी, माइनर आर्क, माइनर की ये हो जाएगा। यहां पे देखो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाल रहे थे लेकिन अभी तो लेंथ निकाल रहे हैं ना, तो 2 पाई आर रख दो, 360 एज इट इज रखो और थीटा रख दो, ये माइनर को हो गया। इसी तरह से लेंथ ऑफ एन आर्क, कौन सी आर्क, मेजर सेक्टर की तुमको फाइंड करना है, मेजर वाली के, तो ये कर दो 2 पाई आर करोगे 360 करोगे, यहां पे थीटा की जगह 360 माइनस थीटा कर दोगे, ये यूं कर दिया। देखो सेम टाइप के फार्मूले हैं। एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर यूज करते हो, ये तो लेंथ है ना किनारे के, लेंथ निकालने के लिए 2 पाई आर यूज करते हो। तो इस तरह से हमने आर की लेंथ निकालनी है। तो भी अगर मुझे ये बड़े वाले का सर्कल मेजर सेक्टर का आर्क निकालनी है, ये वाली, तो ये फार्मूला लगाऊंगा, और ये वाला लगाना है तो ये लगाऊंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे तुमको और बेहतर ढंग से चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने अभी तक इतने फार्मूले समझे। तो फार्मूले अगर अब इसको समझने का तरीका जैसे मैंने बताया, एक्सक्यूज मी, बताया यहाँ पे देखो, जैसे मैंने अब इसको समझने का तरीका 360 पे 2 पाई आर होती है सरकमफेरेंस, तो थीटा पे कितनी होगी, 360 पे 2 पाई आर होती है तो 360 माइनस थीटा पे कितनी होगी, राइट ना। तो इस तरह से समझोगे तो फार्मूले भूलेंगे नहीं। तो आर के बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे सेगमेंट के बारे में। तो हमारा टॉपिक होगा यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो इसको मिटा दूं, अभी इसकी जरूरत तो अपने को है नहीं, राइट ना। चलो ओके, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। अब सेगमेंट कैसे बनता है ये हम देखते हैं। तो सेक्टर तो समझ गए, अब सेगमेंट की बात करते हैं। तो ये मैं मिटा दे रहा हूं, सर्कल अपना वही है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, देखो अब यहां पर रेडियस ने कॉर्ड बनानी है। देखो एक एज पेरीमीटर जो है सर्कमफेरेंस है जो सर्कल का, उसकी एक एज से दूसरी एज पे अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो इसको बोलते हैं कॉर्ड, राइट। और कॉर्ड के जरिए से जब हमारा सर्कल हिस्सों में बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं सेगमेंट। रेडियस की वजह से बढ़ता है तो उसको बोलते हैं सेक्टर, कॉर्ड की वजह से बढ़ता है तो उसको बोलते हैं सेगमेंट। तो ये छोटा है तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक बात, ऑलराइट। और ये बड़ा है तो हम इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब यहां पे हमको इसका एरिया फाइंड करना और इसका एरिया फाइंड करना है, तो हमारी क्या अप्रोच होगी। सर्कल में एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंगल पे ही तो सारी, जैसे हमारी घड़ी है, घड़ी कैसे जो टक 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 एंगल ही बनाते हुए चल रही ना, 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी एक सर्कल उसका कंप्लीट हो गया। तो अब हमको सोचना है इस एरिया को मैं कैसे निकालूं। तो यहां पे देखो
अब मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ और इस तरह से, अगर मुझे ये थीटा पता रहे, राइट, अगर मुझे थीटा पता रहे तो थीटा की हेल्प से अपना कौन सा फार्मूला, एरिया ये पूरे का निकाल सकता हूँ, माइनस सेक्टर का एरिया का फार्मूला ये है। तो मैंने लिखा पाई r स्क्वायर 360 इंटू थीटा, यही जो था यही लिख दिया, ठीक है। अगर इसमें से मैं ये जो ट्राइंगल है ये वाला, इसका एरिया निकाल दूं मैं, तो यही बचेगा, पहले पूरे का ले लिया इसके हिसाब से, उसके बाद इसमें से ये जो ट्राइंगल है ये वाला, इसको अगर निकाल दूं, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक बात है, मिल जाएगा। तो ये फार्मूला भी बन गया इसी के साथ। तो कितना आसानी से हमने इसका फार्मूला। अच्छा, अगर मेजर सेक्टर मतलब इसको अगर मैं हटा दूं इस तरह से, राइट, इसको हटा दूं तो ये तो मेजर सेक्टर अपना है, करेक्ट, इस साइड में। तो अगर एक बार हमने माइनस सेक्टर निकाल दिया तो मेजर सेक्टर ये जो है पूरा अगर सर्कल का एरिया है, पूरे सर्कल के एरिया से अगर मैं माइनस सेक्टर निकाल दूं तो मेजर सेक्टर ही बचेगा ना। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, हम बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, राइट, पूरे सर्कल का एरिया। इसमें से माइनस सेगमेंट का निकाल दो तो माइनस सेगमेंट का फार्मूला ये हो गया हमारा, तो इसको लिख लो। अब देखो फार्मूले लिखने से ऐसा दिख रहा है बड़े खतरनाक से, है ना, लेकिन है कुछ नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सिंपली इस पूरी वाली चीज को यहां पे उतार दिया। अब ये बन गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बन गया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बन गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यानी अगर हमने माइनस सेगमेंट का इस फार्मूले से निकाला तो हमको कुछ नहीं करना, पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, या दिया रहेगा उसमें से माइनर वाले को घटा देना है, तो मेजर वाला ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक इसका पूरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो देखा किस तरह से हम आसानी से 1 बाय 1 करके एक एक फार्मूले कहाँ से आ रहे हैं इसको समझ रहे हैं, राइट। इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, नहीं तो कई बार क्या होगा, कुछ कैंसिल, जैसे यहाँ 2 से ये कैंसिल करके यहाँ 180 दिया गया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैं रिकमेंड करूँगा जैसे फार्मूला यहाँ पे लिखा ऐसे ही याद करो, इससे तुमको क्लियर पिक्चर पता चलेगी कि फार्मूले कहाँ से आ रहे हैं और कौन सा और इसका क्या बेसिस है, ठीक बात, ठीक है। अब आर की बात करते हैं। आर, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, माइनर सेगमेंट की बात करते हैं, माइनर सेगमेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे। तो इस आर्क की लेंथ अगर मुझे पता करनी है तो बताओ, ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ करी, इसमें क्या कोई चेंजेस हो गए, इसका तो आर्क अभी भी वही है। देखो इस सेगमेंट, ये अगर मैंने यहां पे कॉर्ड ड्रॉ की तब भी आर्क वही है, और ये अगर मैंने थीटा करके इसकी आर्क निकाली थी तब भी वही है। तो फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। आर्क का फार्मूला यही लिख दो, 2 पाई आर 360 इंटू थीटा, राइट। और उसी तरह से अगर ये हमने इसकी आर्क निकाल दी तो 2 रास्ते हैं, या तो ये फार्मूला लगा दो, लेंथ एन ऑफ आर्क मेजर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मेजर सेगमेंट की अगर मुझे निकालना है आर्क किया तो मैं ये वाला फार्मूला लगा दूंगा, क्योंकि 2 पाई आर अपॉन 360 माइनस थीटा, सेम ही फार्मूला रहेगा, राइट। या तो ऐसे कर सकते हो, पूरे सर्कल का अगर सरकमफ्रेंस पता है तुमको तो ऐसे देखो, लेंथ अगर मुझे पता करनी है किसकी, मेजर जो सेगमेंट है उसकी आर्क की। अब मैं थोड़ा इधर उधर लिख रहा हूं बट तुम समझ रहे होगे, ठीक है, पता करनी है। तो एक रास्ता भी है, अगर मुझे पूरी सरकमफ्रेंस पता है, 2 पाई आर पता हो, और माइनर सेगमेंट की ये जो है आर्क है ये पता है, उसको मैं माइनस कर दूं, आर्क ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दूं तब भी तो मुझे पता चल जाएगा, राइट ना।
तो तुमने देखा इस तरह से बहुत सी अप्रोच हो सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, करेक्ट ना। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो एक बार, उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा। मिटाने के बाद मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए बड़ी हेल्पफुल होगी जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। समझ में आई बात है? अरे यार कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है, खाली थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, इसको फार्मूले को समझ। ऐसे सोचो 360 डिग्री पे 2πr होता है, तो 360 माइनस थीटा पे कितना होगा, राइट ना। 360 डिग्री पे 2πr है, 360 डिग्री पे 2πr है, तो थीटा पे कितना होगा। ऐसे ही एक्चुअल में सोचना होता है, जिससे तुम्हारी कैलकुलेशन होती है फास्ट। हायर क्लासेस में जाओगे अगर तुम इस तरह से सोचोगे तो तुम्हारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तुमको यूनिटरी मेथड भी नहीं सोचना होगा, ऑटोमेटिकली आंसर्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक। तो ये स्क्रीनशॉट आई होप तुमने कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए बड़ी हेल्पफुल होंगी तुम्हारे लिए, ठीक है। लेकिन ये फार्मूले तो तुमको पता ही होने चाहिए, अगर फार्मूले नहीं पते रहेंगे तो फिर मुश्किल पैदा हो सकती है, ठीक है। समझ गई बात? हाँ, तो चलो फटाफट से कुछ बातें और समझ लेते हैं। देखो, जैसे एक सर्कल है, राइट, इस सर्कल का ये सेंटर है, ये ऑब्वियसली रेडियस होगी, ये ऑब्वियसली रेडियस होगी, राइट। अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल की अगर ये ए लेंथ है, ए लेंथ है, ए लेंथ है, तो इसको क्या बोलते हो तुम? इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हो, करेक्ट। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल लेंथ को होती है, इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हो। इसका फार्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी एरिया का फार्मूला है ये। इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, ए जहां पे इस ट्राइंगल की लेंथ है। तो जैसे यहां पे ए है, अब रेडियस तो ए क्या है एक्चुअल में, ये सब इक्वल है। अगर इक्वल रहेगी तो तुम इसका एरिया फाइंड कर लोगे, एरिया फाइंड कर लोगे तो पूरा तो तुमने माइनस सेक्टर का फाइंड ही कर लिया, और उसके बाद इससे ये घटा दोगे तो तुमको ये सेगमेंट का पता चल जाएगा, राइट ना। तो यहां पे तुमको जरूरत पड़ेगी बार बार इस ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने की, तो ये फार्मूला डायरेक्ट ट्राइंगल में लगा देना, ठीक है। किस में लगा देना? ट्राइंगल में, इक्विलैटरल ट्राइंगल में डायरेक्ट फार्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा ट्राइंगल के एरिया का। उसके बाद पूरे से घटा दोगे तो ये माइनस सेगमेंट का निकल जाएगा एरिया। अच्छा, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना हो अगर, तो ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल होता है उसका एरिया का फार्मूला तुम जानते ही हो, बहुत फेमस है, 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। जैसे यहां पे मैं लिखूं तो बेस ये हुआ, ये बेस हुआ इसकी, और हाइट ये हुई ना। तो बेस और हाइट का गुणा कर दो तब भी एरिया तुम निकाल सकते हो। तो ये भी फार्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखना है, उसके बाद ये क्लास हम फिनिश करेंगे। देखो, अगर कोई एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, इस कॉर्ड पे आके मिलती है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन आके मिलती है तो इस कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ये थ्योरम क्लास 9 का है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अगर मान लो मैंने कोई सर्कल ये ड्रॉ किया, ठीक, यहां पे एक कॉर्ड मैंने बना दी, ठीक है। अब इस सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो इस पे परपेंडिकुलर आके गिरती है। तो ये वाला हिस्सा यहां से, मान लो ये ए है, ये ओ है, ये बी है, तो जो ए ओ की लेंथ होगी वो ओ बी के बराबर होगी। यानी अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन अ कार्ड डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, राइट ना। तो ये थ्योरम तुमने क्लास 9 में जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी तो समझ लिया ना। इतना अगर तुम समझ गए तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुमको बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे और फटाफट से तुम्हारे आंसर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसा होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तुमको थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड की जाएंगी, लेकिन उसमें तुमको घबराना ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बता देता हूँ, एक मान लो ये है स्क्वायर, ठीक, इस तरह से दे दिया, ठीक। इसमें तुमको बोला गया यहाँ पे 4 गोले हैं, एक गोला यहाँ पे है, एक गोला यहाँ पे है,
एक गोला यहाँ पे है, एक गोला यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे मान लो इसकी रेडियस दे दी गई है 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, यानी चारों जो गोले हैं एक ही रेडियस वाले हैं, यानी सेम उनका एरिया है। तुमको इस स्क्वायर का एरिया दे दिया गया, मान लो 24 दे दिया गया, फॉर एग्जांपल 24 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मान लो 1 मीटर है, ठीक है। तो 24 मीटर स्क्वायर है, तो तुमसे पूछा जा रहा है कि अगर इन चारों सर्कल को यहाँ से निकाल दोगे तो बाकी का कितना एरिया स्क्वायर में बचेगा, करेक्ट ना। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो 24 तो टोटल है, अगर एक का मैं यहाँ पे पता कर लूँ कितना एरिया होगा तो मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वायर, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, पाई यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे लेंथ 1 मीटर है तो इसको 1 कर दूंगा, यानी पाई हो जाएगा, राइट। एक का अगर पाई है एरिया तो 4 गोलों का क्या होगा, 4 पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 4 पाई लिखूंगा, राइट। तो अगर यहाँ पे 3.14 रख दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा और इसके बाद जो आंसर आएगा वो आंसर ये बता देगा कि इस सर्कल को छोड़ने के बाद ये जो एरिया है वो क्या एरिया है। तो इस तरह से बहुत तरह से कई फिगर कंबाइन किए जाएंगे और तुमसे पूछा जाएगा, लेकिन आई होप अब तुम घबराओगे नहीं, तुम्हारे पास फार्मूला हो गया, तुम्हारे पास अगर टूल्स है, हथियार है, तो जंग लड़ने में क्या परेशानी, राइट। अच्छे हथियार है, अच्छे तरह से अंडरस्टैंडिंग है, तुम अच्छे से हथियार को चलाना जानते हो, राइट ना। मीन्स मेरा कहने का सेंस ये है कि फार्मूले अगर तुमको अच्छे से बेहतर ढंग से पता है, कैसे अप्लाई करना ये पता है, फार्मूले को कैसे किस तरह से यूज करना, और तुम ये भी बात समझ रहे हो कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन को तुम आसानी से क्रैक कर सकते हो, नो मैटर हाउ टफ अ क्वेश्चन इज। क्वेश्चन टफ तभी होता है जब तुम ये नहीं जानते हो कि जो टूल्स तुम्हारे पास मौजूद हैं उनका यूज किस तरह से करना है, राइट। तो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो ऑब्वियसली मैं हेल्प तो तुम्हारी करूंगा ही करूंगा। तो चलो बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।